Assalamualaikum. Today we are going to talk about United Nations, as many of us who think United Nations synonymous to international law. Why? Because this is the main international body that has universal application. Whether any country which is, there may be some who, or maybe just one or two who may not be the member of United Nations, but each and every country which comes into existence has one wish, that is to become member of United Nations. So in this session we will talk about what is United Nations, how did it come into being, and what are its primary functions, and what are the and yes, we are going to talk about General Assembly and Security Council, which are two of the most important organs of United Nations. So let's start. Making of UN or United Nations or United Nation organizations, how we pronounce it. It is an organization of independent states which have accepted the obligation contained in its charter signed at San Francisco on 26 June 1945. So let us say like this, that on 26 June 1945, this was the glorious day, as we can see, that when United Nation was formally signed. अब ये एक अलहदा इशू है कि उसके ऊपर अमल किस तरह से हुआ, या अमल हुआ या नहीं हुआ, या उसमें कितनी हर्डल्स आई, क्योंकि जब जून 1945 में इसको साइन किया गया था, इट वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम. वो भी हम आगे पढ़ेंगे. अब उसमें कुछ जो स्टेप्स थे, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था अटलांटिक चार्टर इन अगस्त 1941, विच वॉज डन बाय यूएस एंड यूके, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम, एंड इट वॉज द टाइम व्हेन विंस्टन चर्चिल एंड प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ऑफ अमेरिका, इन दोनों ने ये एक बड़ी एक स्टोरी है कि किस तरह से अटलांटिक ओशन में वो एक शिप में मिले थे, और उसमें उस वक़्त के जो सऊदी अरेबिया के जो उस वक़्त का जो रूलर था, और उसने कैसे वो भी ही वाज आल्सो प्रेजेंट इन दैट शिप, और कैसे ये एक डील जो है उनके दरमियान में हुई. और बहरहाल ये एक अलग स्टोरी है, बट हियर वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट कि पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, स्टेपिंग स्टोन था 1941 का, जो अटलांटिक चार्टर था. देन मॉस्को डिक्लेरेशन में उस वक्त सोवियत यूनियन, जो कि आज रशिया है, वो और चाइना भी मिल गए, एंड दे एग्रीड इन दिस डिक्लेरेशन विच वी कैन से अ फाउंडेशन, एक फाउंडिंग प्रिंसिपल जो पीस एंड सिक्योरिटी और अमन के लिए उस पर इन्होंने साइन किए, सब सिग्नेटरीज बने इसमें ये सारी स्टेट्स. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स उसमें तेहरान कॉन्फ्रेंस भी हुई थी 1943 की. इसके अलावा भी और 1944 में फिर एक हुई, फिर जो याल्टा कॉन्फ्रेंस थी 1945 में. बट इम्पॉर्टेंटली सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इन जून 1945, अ चार्टर वॉज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय 51 स्टेट्स which were called original members. It came into force on 24th October 1945 when all 5 major powers signed and ratified it. देखिए प्रॉब्लम जो जून 1945 से अक्टूबर 1945 तक वो यही थी, क्योंकि जो 5 मेजर पावर्स थी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, फ्रांस एंड चाइना, ये इनके प्रॉब्लम ही इनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें आ रही थी. अब इसमें एक जो स्टोरीज थी उस वक्त, अब हिस्ट्री बुक्स का हिस्सा भी हैं. सो फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द ग्रेट स्टोरी विच वाज दैट यूएस had 45 states, so US wanted to have 45 votes. On the other hand, Soviet Union had like a lot of Soviet Union wanted to have Ukraine and Belarus also having voting rights. तो यानी कि सोवियत यूनियन का अपना वोट भी हो, यूक्रेन का भी और बेलारूस का भी हो. यूएस ने कहा फिर इस तरह तो फिर हमारे 45 वोट्स होने चाहिए फॉर जो हमारी स्टेट्स हैं, 45 या जितनी भी उसके स्टेट्स थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट.
एट सेम टाइम यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि हमारे पास तो ऑस्ट्रेलिया है, हमारे पास तो और भी इलाके हैं जो ओवरसीज़ हमारी हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, फिर उनका भी हमें वोट मिला। तो ये मतलब अजीब से उनके दरमियान फिर एक पावर स्ट्रगल थी उनके दरमियान। जो डील थी वो बेसिकली इन 5 मेंबर्स के दरमियान थी, और जो कि सेटल हुई बाकायदा 1945 में, इसीलिए ये इट केम इनटू फोर्स। General Assembly, Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, ICJ, Secretariats are the main 6 organs of United Nations. So what is its purpose? To maintain international peace and security, to develop friendly relations among states, international cooperation in solution of its international problems, making UN center for all decision makings. And what are the principles of United Nations? That is the sovereign equality of nations, that every nation is equal. सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो इक्वल हैं. गुड फेथ एंड एक्विटी, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, हम आगे इसको देखेंगे कि पीसफुल सेटलमेंट किस तरह से होते हैं. प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन को हमने पढ़ा है बहुत तफसील से. एंड एनी पीस लविंग नेशन कैन बिकम इट्स मेंबर. तो ये पर्पस है और प्रिंसिपल है. हमने बड़ा ब्रीफली अभी इसको देखा है. अभी हम इसके आगे कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली हम जनरल असेंबली को भी हम देखते हैं, विच इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जनरल असेंबली. एक तो ये बात समझ लें कि सारे के सारे ऑल 193 मेंबर्स ऑफ यूएन आर मेंबर ऑफ जनरल असेंबली, with the addition of Holy See and Palestine as observer states. Palestine जो है वो ऑब्जर्विंग स्टेट है, वो फुल चुके स्टेट की शक्ल नहीं रखता, इसलिए वो भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं बना. इट इज़ द मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन एंड देयर इज़ नो राइट ऑफ वीटो. सो यहाँ पे डेलिब्रेशंस होती हैं, स्पीचेस होती हैं, पॉलिसी मेकिंग की बात होती है. चैप्टर 4 ऑफ द यूनाइटेड चार्टर एक्सप्लेन्स United Nations Charter explains General Assembly. GA or General Assembly meets under its President or the UN Secretary General in annual sessions at UN headquarters in New York City. Each member has one vote. Important decisions are done by 2/3 majority. अब ये 2/3 majority या कौन से ऐसे decisions हैं जो important हैं? अब ये important decisions कौन से हो सकते हैं? ये important decisions हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई बजट, इसका जो बजट बनाने का सिलसिला होता है उसको, वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है. किस इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ये इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ द यूएन, सस्पेंशन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबरशिप्स, ये सब इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि 2/3 मेजॉरिटी से होते हैं. लेकिन 2/3 majority who are present in the session. Resolutions passed by General Assembly do not have the binding force. So ये आप कहेंगे जनरल असेंबली की जितनी करारदादें हैं उनकी कोई बाइंडिंग वैल्यू नहीं होती, बट इट गिव्स अ वे फॉरवर्ड. फॉर एग्जांपल कश्मीर एंड पैलेस्टाइन और कश्मीर के सिलसिले में जो इनकी जनरल असेंबली की जो थी रेजोल्यूशंस थे, वो उन्होंने एक वे फॉरवर्ड ज़रूर मुहैया किया था, लेकिन अगेन ये बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ एक प्रिंसिपल्स आपको प्रोवाइड करते हैं. सो व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली? फर्स्ट ऑफ ऑल इट डेलिब्रेटिव. आप किसी बात पे डेलिब्रेशंस कर सकते हैं, आप डेलिब्रेट कर सकते हैं कि भाई किसको एडमिट करना है, किसको सस्पेंड करना है, किसको एक्सपेल करना है यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप से. तो ये एक डेलिब्रेटिव फंक्शन है. ज़ाहिर बात है आपने इस पर डेलिब्रेट करना है. यू नीड टू कंसीडर, बिकॉज ये एक इट्स नॉट एन ईजी टास्क. ये नहीं कि बेसिकली जनरल असेंबली जो है वो तकरीबन हर किस्म का डिस्कशन, हर किस्म का क्वेश्चन जो कि प्रेजेंट जो इस चार्टर के डोमेन में आता है कर सकते हैं, सिवाय उन फंक्शंस के जो पीस एंड सिक्योरिटी के जिनको सिक्योरिटी काउंसिल ऑलरेडी उनको अपने डोमेन में ले चुकी है. वरना ये हर तरह के मामले को वो कर सकते हैं. ये मतलब सिक्योरिटी यही इसके डेलिब्रेटिव फंक्शंस हैं. फिर सुपरवाइजरी फंक्शंस. अब सुपरवाइजरी फंक्शंस जो हैं वो क्या है? सुपरविजन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर जो हैं उनको देखना. इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको सुपरवाइज करना.
इलेक्शंस ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये अब इसका एक इलेक्टिव फंक्शन है। फाइनेंशियल फंक्शन आप इसका समझ लें कि जो बजट होता है इसका यूएन का, वो करना, वो इन्होंने बनाना होता है, ये इसका फाइनेंशियल फंक्शन हुआ। और कॉन्स्टिट्यूटिव जो फंक्शंस हैं वो ये हैं जब आपने इसमें कोई अमेंडमेंट्स करनी हो इस चार्टर में, इलेक्शंस करने हो दूसरे ऑर्गन्स का, कोई रेगुलेशंस बनाने हो जिस आर्मामेंट के डिसआर्मामेंट के, तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव फंक्शन है। तो ये आपने 1 2 3 4 5 फंक्शंस जो है आपने इसके याद रखने जनरल असेंबली के। और सिक्योरिटी काउंसिल के भी तकरीबन ऐसे ही फंक्शंस हैं। सिक्योरिटी काउंसिल जो अंडर आर्टिकल 7 है, ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। वाई? बिकॉज इट इज़ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए वो एक्सरसाइज करती है। इट इज़ चार्ज विद इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हेंस इट इज़ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। रिकमेंडिंग द एडमिशन ऑफ न्यू यूएन मेंबर्स टू द जनरल असेंबली, ये रिकमेंड करता है जनरल असेंबली को भी किन को मेंबर्स बनाएं। द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ विच 5 आर परमानेंट। अब देखिए जो एग्जिस्टिंग 5 मेंबर्स हैं वो चाइना है, फ्रांस है, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 10 अदर मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड हैव द राइट टू वोट, जो कि वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो उनका भी वोटिंग का राइट होता है। आर्टिकल 27 स्टेट्स दैट ईच मेंबर हैज़ 1 वोट, हर मेंबर के पास एक वोट है। लेकिन अभी हम आगे देखते हैं कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी मोनोपोली कैसे है सिक्योरिटी काउंसिल में। 9 अफर्मेटिव वोट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसीजरल मैटर्स। अब देखिए मैटर्स जो सिक्योरिटी काउंसिल के सामने आते हैं वो याद रखें वो 2 किस्म के होते हैं। एक होता है प्रोसीजरल मैटर और एक होता है सब्सटेंटिव मैटर। फॉर सब्सटेंशियल मैटर्स ऑल्सो 9 अफर्मेटिव वोट्स आर रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग 5 अफर्मेटिव वोट्स बाय 5 परमानेंट मेंबर्स। अब देखिए फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि प्रोसीजरल जो मैटर होता है वो, देखिए ना प्रोसीजरल मैटर क्या होता है, जो जिसको हम प्रोसीजर लॉ कहते हैं। अब ज़रा इस बात को समझे, पहले हमेशा एक लॉ ले डाउन होता है, एक लॉ बनता है, मिसाल के तौर पर एक लॉ एक लॉ बनेगा कि फ़र्ज़ किया चोर की इतनी सज़ा है, और उसके बाद उस लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोसीजर बनता है। अब यूनाइटेड ने जो नेशंस की में जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे जो सब्सटेंटिव क्वेश्चंस हैं, कि सब्सटेंटिव जो प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पे, उनके लिए 5 के 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका हाँ में वोट चाहिए। अगर उन 5 में से किसी एक ने भी ना में वोट कर दिया तो वो वीटो कहलाता है, क्योंकि वो एक वोट, जो वोट यूनाइटेड नेशंस का जो परमानेंट मेंबर देता है और वो कहता है भाई ये एक सब्सटेंटिव इशू है, तो वो उस पर वीटो कर सकता है, उसका अफर्मेटिव वोट चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं नेगेटिव वोट कास्टेड बाय परमानेंट पावर इज कॉल्ड वीटो। एब्सटिनेंट टू वोट इज नॉट वीटो। मैटर ऑफ कोरिया 1950 में, कोरिया का मैटर जब आया था 1950 में, तो उसका जो सोवियत यूनियन था उसने एब्सटिनेंस इख्तियार की थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये अलैज किया चूँकि हमने वोट नहीं दिया इसलिए इसको वीटो समझा जाएगा। तो उस वक्त बाद में जो आईसीजे ने ये इसमें फ़ैसला दिया था कि जब कोई मेंबर वोट नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि उसने वीटो नहीं किया, किसी परमानेंट मेंबर की ये बात हो रही है। बस यहाँ पे आपने ये बात समझनी है कि प्रोसीजरल मैटर के लिए चूँकि टोटल मेंबर्स की तादाद 15 है, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, तो 15 में से 9 का हाँ ज़रूरी है प्रोसीजरल मैटर के लिए। लेकिन सब्सटेंटिव मैटर के लिए भी आपको अफर्मेटिव वोट्स चाहिए 9, लेकिन उन 9 में जो 5 वोट्स वो होने चाहिए जो कि परमानेंट मेंबर्स के हाँ में हों, वरना वो वीटो कहलाएगा। वेदर टू डिसाइड अ मैटर टू बी सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। अब कोई मैटर, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि मैटर सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है? तो उस मैटर को कि फ़लाँ मैटर प्रोसीजरल है या फ़लाँ सब्सटेंटिव है, तो उसको भी करने के लिए पहले आपको उन 5 के 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी हाँ चाहिए होती है। यानी अब आप इस स्टोरी को ऐसे समझें, लेट्स सपोज कि एक मैटर आता है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, वो मैटर अब सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल, वोटिंग इस पे होगी। और अगर उस वोटिंग में 5 में से किसी एक मेंबर ने भी, परमानेंट मेंबर ने कह दिया कि ये सब्सटेंटिव नहीं है, ये प्रोसीजरल है, ये प्रोसीजरल नहीं है, सब्सटेंटिव है, जो भी है, तो वो अगर वो ये कहा जाएगा कि प्रोसीजरल है तो उसने उस पर वीटो कर दिया, तो फिर वो प्रोसीजरल नहीं होगा, फिर वो सब्सटेंटिव बन जाएगा। और जब वो सब्सटेंटिव बन जाएगा और जब वो सब्सटेंटिव मैटर के तौर पर जब उसको लाया जाएगा, तो फिर अगर उसको दोबारा वो वीटो कर देता है तो फिर इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ये डबल वीटो हो गया। या कई दफ़ा इसको आप कहते हैं कि दिस इज़ हेल्ड इन अबेंस,
कि जो परमानेंट मेंबर होता है वो पहले ये इंडिकेशन देता है कोई ऐसा मैटर तुम लेके आए तो मैं वीटो कर दूंगा। तो वो आप इसको एक किस्म का, जिस तरह यूनाइट जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पॉकेट वीटो समझा जाता है, तो आप इसको वो वीटो समझो जो दिस इज हेल्ड इन अबेंस, कि भाई अगर तुमने फलां मैटर लेके आए तो मैं इसको वीटो करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं परमानेंट मेंबर हूँ। रशिया हैज़ यूज मोस्ट ऑफ द वीटोज, रशिया ने सब ज़्यादा वीटो यूज़ किया, और बल्कि रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर था एक वक्त में उसको रशियन में नियत कहते हैं उसको, नो को, तो उसको मिस्टर नियत उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई इसने तो आते साथ ही नो कर देना है, क्योंकि वो वीटो का राइट उन्होंने इतनी दफ़ा यूज़ किया था। अब ये बिल्कुल सिंपल है कि भाई कि जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन, that is to maintain international peace and security in accordance with the principles and purposes of the UN, to investigate any dispute or situation which might lead to international friction, to recommend methods of adjusting such disputes, to formulate plans for the establishment of a system to regulate armaments, to determine the existence of threat to peace or act of aggression and to recommend what actions should be taken, to call on members to apply economic sanctions and other measures not involving the use of force to prevent or stop aggression, to call on military action against aggressor। अब ये जो हैं तकरीबन ये सारे फंक्शंस जो है सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, इसके अलावा और भी हैं। मेन आइडिया आपने याद रखना है, दैट इज़ टू हैव पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी की मेंटेनेंस के लिए इट इज़ बाइंडिंग ऑन ईच एंड एवरी स्टेट टू हेल्प सिक्योरिटी काउंसिल, टू हेल्प यूएन। इसके अलावा इसके इलेक्टिव फंक्शंस हैं, जिसमें इलेक्शन ऑफ आईसीजे जजेस हैं जो कि इन्होंने जनरल असेंबली के साथ बनाने होते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन जो है उसमें ये भी इनका एक इलेक्शन है, ये इसका इलेक्टिव फंक्शन है। सुपरवाइजरी फंक्शन में इसका है, इट सुपरवाइजेज द एडमिशन, एक्सपेल्शन एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप्स। और कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन में आर्टिकल 108 ऑफ द चार्टर प्रोवाइड्स एज टू अमेंडमेंट प्रोसीजर इन यूएन चार्टर। All of the 5 permanent members have to give their assent in such case along with 2/3 majority of UN members। यानी आप ये हिसाब लगाएं कि जो अगर आपने यूएन चार्टर में कोई चेंजिंग करी तो पहले तो उन 5 पावर्स को आप को राज़ी करें और फिर उसके बाद 2/3 इसके अलावा राज़ी हों। अगर वैसे 2/3 राज़ी हों और एक परमानेंट पावर जो है वो जो परमानेंट मेंबर है वो राज़ी नहीं है, तो बस फिर समझें कि वो नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए जो नॉन परमानेंट मेंबर थे वो तो 2 ईयर्स के लिए आते हैं, जो 10 मेंबर्स हैं। अब क्रिटिसिज्म क्या है जी? द वीटो पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स एज इट इज अनचेक्ड एंड अनडेमोक्रेटिक। देखिए सबसे जो बड़ा इस पे आता है ना एलिगेशन सिक्योरिटी का, वो यही आता है कि भाई 5 को आपने क्यों ये पावर दी है। लेकिन फिर वो ये कहा गया इसका, अब आप इसका एक जो उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये सुने। वो उन्होंने ये कहा कि जी चूँकि ये 5 मेंबर 5 पार्ट जो है ना मुल्क, इन ये बड़े मुल्क हैं, इनका वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो इनको इसलिए ज़्यादा पावर्स दी गई ताकि वो उस इन्फ्लुएंस को यूज़ करके पीस एंड सिक्योरिटी इस दुनिया में लेके आएँ। ये है इनका आर्ग्यूमेंट, और इसलिए इनको ये वीटो की पावर दी गई है। द प्रैक्टिस ऑफ द परमानेंट मेंबर्स मीटिंग प्राइवेटली एंड देन प्रेजेंटिंग द रेजोल्यूशंस टू द फुल काउंसिल। Inability to prevent conflicts, for example Kashmir, the issue of Palestine and Syrian civil war, issue of human rights and civil wars in war-torn countries in Africa। देखना अब अफ्रीका में हो गया, कश्मीर फ़लस्तीन का, सीरिया की जब सिविल वॉर चल रही है, ये भी इनका एक जो है इन पर भी क्रिटिसिज्म होता है। और परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो अपने मफाद के लिए यूज़ कर रहे थे। देखिए ना रशिया ने कश्मीर के ऊपर कितनी ज़्यादा जो है उसको किया, रशिया ने जो यूक्रेन पे हमला किया, जॉर्जिया पे हमला किया, वो उसके ख़िलाफ़ उसने कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं होने दी यूनाइटेड नेशन वो सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि वो उसको वीटो कर देते थे। तो दीज आर दी शॉर्ट कमिंग्स इन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसीलिए ये कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत से काम भी किए हैं, जिस तरह के जो प्रॉब्लम्स हुई थी बोस्निया के मुसलमानों को, तो उसमें यूएन का रोल था और उन्होंने वो उसको आज़ाद भी करवाया। इसके अलावा ईस्ट तिमूर का प्रॉब्लम था, या इसके अलावा और जो मुख्तलिफ जो जंग बंदी के जो मामलात थे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें भी यूनाइटेड नेशंस का एक रोल रहा है। बट स्टिल a lot is to be done. So again this is for the presentation today, so I hope it was fruitful for you। हमने एक बहुत एक इसको एक
एक जनरल हमने एक व्यू लिया है इन दोनों ऑर्गन्स का, उसके और यूनाइटेड नेशंस का। थैंक यू।